बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड, मैट्रिक, न्यू बुक, पाकिस्तान स्टडी, ये रही मेरे हाथ में। चैप्टर नंबर 1 हम इसका कर चुके, ठीक है, आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान। और काफ़ी टाइम बाद अब हम चैप्टर नंबर 2 मेकिंग ऑफ पाकिस्तान का तीसरा पार्ट जो है वो बनाने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। मेकिंग ऑफ पाकिस्तान पार्ट 3 है ये। मेकिंग ऑफ पाकिस्तान पार्ट 3, ठीक हो गया भाई। पार्ट 3, पिछले 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो उनके लिंक जो है वो, अब मैं लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया करूँगा, तो वो जो है आप देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखा तो फिर आपको जो है वो पिक्चर क्लियर नहीं होगी कि हम हैं कहाँ पर और कर क्या रहे हैं। आप अगर यहाँ पर बात करते हैं, ये चैप्टर 2 है मेरे पास, ये मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर पहला टॉपिक जो इसका शुरू हो रहा है ना, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान का, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट इन द सब कॉन्टिनेंट, बर्रे सग़ीर के अंदर रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, यानी कि ऐसी तहरीकें जिनकी मदद से आप दूसरी ज़िंदगी दे रहे हैं, ज़िंदा कर रहे हैं किसी को, ऐसी तहरीकें जो है वो शुरू हो रही हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर, बर्रे सग़ीर के अंदर। अब ये बर्रे सग़ीर क्या है, सब कॉन्टिनेंट क्या है, साउथ ईस्ट एशिया क्या है, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट ये क्यों शुरू हो गई, इनका क्या ताल्लुक़ है पाकिस्तान के बनने से, ये सारी की सारी चीज़ें अगर आपको समझना चाहते हैं, और इसके अंदर तफसील लिखी हुई है। मूवमेंट ऑफ शाह वलीउल्लाह, शाह वलीउल्लाह कौन थे, इसके अंदर आगे तफसील लिखी हुई है कि औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद जो है वो 1707 में इंडिया के हालात ऐसे हो गए थे। औरंगज़ेब आलमगीर कौन है भाई? उसके बाद आगे लिखा हुआ, नीचे चलें तो फिर शाह वलीउल्लाह ने खतूत लिखे, लेटर्स लिखे थे मुग़ल एम्परर को, निज़ाम ऑफ हैदराबाद दक्कन। हैदराबाद दक्कन कहाँ है भाई? ये दक्कन क्या है, निज़ाम क्या है? और उसके बाद हमारे पास और भी जो है रोहिला सरदार, हाफिज़ुल मुल्क लिखा हुआ। रोहिला सरदार क्या है? कहने का मकसद ये है कि ये जो तारीख़ शुरू हो रही है ना, ये 1707 के बाद की है। आपको ला के खड़ा कर दिया गया है मैट्रिक की इस पाकिस्तान स्टडी के अंदर 1707 के बाद। जब तक आपको बैकग्राउंड पता नहीं चलेगा कि पीछे हुआ क्या, तब तक आपको क्लियर ही नहीं होगी कि पाकिस्तान बन रहा है इंडिया में। तो पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है, इंडिया जो है उसके अंदर हिंदू आबाद थे, हिंदू आबाद हैं, मुसलमान भी अभी आबाद हैं। लेकिन सवाल फिर पैदा होता है, मुसलमान आए कैसे इंडिया में? फिर सवाल पैदा होता है कि मुसलमान शुरू कब हुए, मुसलमान होना लोग शुरू कब हुए? फिर सवाल पैदा होता है किस जगह पे हुए? इस सारे सवालों के जवाब जो ना पिछली वीडियोस में मौजूद हैं। जो बच्चे शुरू से मेरे साथ हैं आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान के पार्ट 1 से, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर है। अब जो फ्रेश देख रहे होंगे ये वीडियो, वो थोड़े से परेशान होंगे। बहरहाल हमने मेकिंग ऑफ पाकिस्तान के पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर जो है हमने अराइवल ऑफ इस्लाम को डिस्कस किया था, यानी कि इस्लाम जो है वो हिंदुस्तान में आया कैसे था, इंडिया में इस्लाम आया कैसे, इसको हमने डिस्कस किया था सबसे पहले दोनों पार्ट्स के अंदर तफसील के साथ। और हमने जो एंड किया था ना, हमने एंड किया था किसके ऊपर? हमने एंड किया था मुग़ल डायनेस्टी के ऊपर, मुग़लों की जो सल्तनत हिंदुस्तान में, उसके ऊपर हमने एंड किया था। अब कोई एक रिव्यू कर लेते हैं दोबारा से, जो बातें मैं पहले बता चुका हूँ तो उनको दोबारा रिपीट कर दूँ तो दोबारा आपके लिए आसानी हो जाए। अल्लाह ताला ने ये दुनिया तख्लीक की है, ठीक है, कायनात तख्लीक कर ली, ये आपकी ज़मीन जो है ये भी बन गई, चाँद सूरज सितारे सैयारे जो है वो सब बन गए, पूरी कायनात तख्लीक हो गई। उसके बाद अल्लाह ताला ने पहली मखलूक जो है अपनी तख्लीक की, जिसको नूरी मखलूक कहते हैं, यानी कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला ने तख्लीक किए। और अल्लाह ताला ने सबसे पहले, रिवायात से पता लगता है, अहादीस से पता लगता है, सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपने नूर से जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को तख्लीक किया। और उस नूर से ये आलम और अरवाह जो है ना सब तख्लीक हुए। और उसके बाद पहली तख्लीक मखलूक में नूरी थी, ये बात मैंने बताई थी। ये कौन थे? फ़रिश्ते थे, फ़रिश्तों को तख्लीक किया लाइट से, नूर से।
उसके बाद जो दूसरी तख्लीक अल्लाह ताला ने की वो नारी की, यानी कि आग से जिन्नात को तख्लीक किया। और तीसरी जो मखलूक अल्लाह ताला ने तख्लीक की वो खाक की है, खाक से जिसको तख्लीक किया, जिसको हम इंसान कहते हैं। तो पहले फ़रिश्ते तख्लीक हुए, फिर जिन्नात तख्लीक हुए और फिर इंसान तख्लीक हुए। और इंसान में पहले इंसान कौन से थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। फिर रिवायत से पता लगता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है वो उनका क्या है, उनकी पसली से, उनकी रिब से, रिवायात से जो पता लगता है उनकी रिब से जो है, पसली से अम्मा हव्वा को तख्लीक किया गया। बहरहाल ये पहला पेयर था। कहाँ पर? ज़मीन पर नहीं, ज़मीन पर कुछ नहीं था, याद रहे, ठीक है, जन्नत में। फिर बाद में वो मामलात कुछ हुए, इनकी तफसीलात में पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये पहला पेयर जो है वो ज़मीन पर आया। कौन? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा। अम्मा हव्वा जो क्या हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वाइफ हैं। ये ज़मीन पर जब ये पेयर आया पहला, तो ज़मीन के भी हालात आप देख लें कि ज़मीन जो है हमारी, उसकी ज्योग्राफ़ी क्या है। हमारी ज़मीन के 71% हिस्से के ऊपर क्या मौजूद है? पानी मौजूद है। 29% हिस्से के ऊपर क्या मौजूद है? लैंड, खुश्की मौजूद है। यही लैंड जो खुश्की है, इसको 7 टुकड़ों में तकसीम किया गया है, 7 पीसीस के अंदर। ये 7 पीसीस जो हैं इनको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, कॉन्टिनेंट। ये सारी तफसीलात में बता चुका हूँ, मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, ओरली बताऊँगा, बाकी सब तो पहले लिखवाया था। ये 7 पीसीस जो 29% लैंड जो है ये 7 पीसीस में डिवाइड हुआ है, जिनको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। एक का नाम अंटार्कटिका है जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है, दूसरे का नाम एशिया है, तीसरे का नाम ऑस्ट्रेलिया है, चौथे का नाम जो है वो अफ्रीका है, पाँचवें का नाम जो है वो साउथ अमेरिका है, छठे का नाम जो है वो नॉर्थ अमेरिका है और सातवें का नाम यूरोप है। आगे फिर ये 60 टुकड़े ज़मीन के, जिनको हम 7 कॉन्टिनेंट कहते हैं, ये आगे फर्दर मुल्कों में डिवाइड हैं। एशिया जो है उसमें बहुत सारे मुल्क हैं, यूरोप जो है उसमें बहुत सारे मुल्क हैं, ठीक है। तो कहाँ पर आए? एशिया में आए, ठीक है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा भी एशिया में ही आई। किस मुल्क में आए उसमें मुख्तलिफ़ रिवायात मिलती हैं, बहरहाल। तो उसके बाद फिर ये मैंने आपको बताई ये बात कि ये पहला पेयर है, इससे जो है वो नस्ल इंसानी आगे चली, यानी कि इनके बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए। ज़मीन पर इंसानों की आबादी फैलने लगी। याद रहे, ज़मीन पर इंसानों की आबादी फैलने लगी। इंसान एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में गए, तीसरे में गए, चौथे में गए, पाँचवें में गए, छठे में गए। सातवां जो बर्फ़ का कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, वहाँ पर भी इंसान पहुँच गए हैं, लेकिन वहाँ रिहाइश नहीं रखते, बल्कि वहाँ रिसर्च सेंटर्स हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट बरादरी होती है जो कि वहाँ दिन रात रिसर्च कर रही होती है बर्फ़ के अंदर। वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है, माइनस टेम्परेचर बहुत है, तो वहाँ पर आप रह नहीं सकते। बहरहाल इस तरह ज़मीन पर इंसान की आबादी फैलती गई। एक और जो जिन्नात में से तख्लीक अल्लाह ताला की है, जो कि आपको पता है इस बात का कि उसने अल्लाह ताला के हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी की और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, जिसको हम शैतान कहते हैं, इब्लीस कहते हैं। वो जिन्नात में से था, जिन था, और उसने जो है वो अल्लाह ताला की नाफरमानी की और उसके नतीजे में उसको जन्नत से निकाल दिया गया, मलून कर दिया गया क़यामत तक के लिए, और उसको मोहलत भी दे दी गई। और उसका काम क्या है? इंसानों को जो है वो, हमें ज़मीन पर जो है वो हमारे ईमान के मुताबिक, हमारे बिलीफ़ के मुताबिक, मुसलमानों के बहकाना ता क़यामत। जितने इंसान आएंगे उनके साथ एक शैतान भी जो है वो आएगा और साथ साथ सोच, मनफी सोच आपके जहन में पैदा करेगा, शरारतें आपके जहन में पैदा करेगा। आप बैठे हुए हैं, आपको बोलेगा कि यार ये मोबाइल पे चलो हम कुछ देख लेते हैं अच्छा सा, चलो भाई अच्छा सा, चलो कार्टून लगा लेते हैं, यार कार्टून नहीं, चलो फिल्में लगा लेते हैं, फिल्में लगा लेते हैं। फिर आगे मूवीज़ देखते देखते आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। ये जो आपके सोच में, आपके जहन में नेगेटिव सोच जो जनरेट हो रही होती है, ये कौन है भाई? ये शैतान है, हर इंसान के साथ मौजूद है, जो इसके जहन के अंदर ये जो है वो नेगेटिव सोचें लेके आ रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में आपको बहका रहा है कि आप जो है मस्बत सोचें जो हैं वो रहमानी होती हैं, जिसमें आप बोलते हैं कि नहीं यार, तो ये रहमानियत शैतानियत ये चल रही है जब से। तो इंसान जब ज़मीन पर आया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा हव्वा, और उसके बाद उनके बच्चे हुए, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे। अब पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं, चाहे वो अल्लाह ताला को मानते हैं या नहीं मानते, चाहे वो किसी और को अपना खुदा मानते हैं, लेकिन हमारे ईमान के मुताबिक, मुसलमानों के ईमान के मुताबिक, वो किसकी औलाद हैं? सब के सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। तो जैसे जैसे फिर ये इंसान आगे बढ़ते चले गए, तो
हर इंसान के साथ उसका एक शैतान भी जो है वो तख्लीक होता है, साथ ही बनता है, ठीक है, जो हर इंसान के साथ होता है। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए फिर किनको मबूस फरमाया? पैगंबरों को, उनको मबूस फरमाया। लगभग 1,24,000 पैगंबर जो है अल्लाह ताला ने भेजे। इनमें नबी भी थे, रसूल भी थे, और 1,24,000 रिवायात से जो पता लगता है 1,24,000 पैगंबर जो हैं, इनके अंदर से जो है वो 4 के ऊपर जो है वो किताबें नाजिल हुई हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान शरीफ, ठीक है। और पहले नबी कौन थे? पहले नबी ख़ुद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही थे, ठीक है। आखिरी नबी कौन थे? आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन पर नबूवत ख़त्म हो गई, अब कोई नबी नहीं आएगा क़यामत तक। तो ये नबी आते रहे और लोगों को जो है वो समझाते रहे कि भाई शैतान के पैरवी न करें, शैतान के रास्ते पे न चलें, आपके लिए नुकसान है। आप जो है अल्लाह ताला के अहकामात को फ़ॉलो करें, अपनी ज़िंदगी अच्छी बनाएं, आखिरत भी अच्छी बनाएं, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो बहरहाल शैतान अपना काम करता रहा और जो है वो रहमानियत वाला मामला जो है अपनी तरफ चलता रहा। हम सारी ज़िंदगी में यही करते हैं। आप देखें, कभी हम शैतान की तरफ चले जाते हैं, कभी हम रहमान की तरफ चले जाते हैं। यही जंगो जदल हमारे अंदर चल रहा होता है, कभी पॉजिटिविटी कभी नेगेटिविटी जो है वो हमारी ज़ात के साथ ये चलती रहती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने माफ़ी का भी खाना रखा है हमारे लिए कि जितनी दफ़ा भी हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह हमें माफ़ फरमा देते हैं। जितनी दफ़ा भी माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह ताला अपनी रहमत से माफ़ कर देते हैं, जब तक कि जो है वो आपका सांस चल रहा है। जब आपका सांस रुक गया तो माफ़ी का दरवाज़ा बंद हो गया, हिसाब किताब का सिस्टम शुरू हो जाएगा फिर। बहरहाल अल्लाह ताला की रहमत वसी है। अल्लाह ताला से ही दुआ है कि अल्लाह ताला हिसाब किताब वाला मामला ना करे, अपनी रहमत वाला मामला करे। और जब उसकी रहमत वाला मामला होगा तो बस फिर बेड़ा पार है भाई। फिर तो अल्लाह ताला बोलेगा ठीक है, मैं रहीम हूँ, जाने दो भाई, इसको गुनाह किए हैं, ठीक है, बख्श दिया, जाने दो। बहरहाल तो ये मामला चलते रहे आगे। अब ये सब कुछ आपको बताने का मकसद ये है कि 1,24,000 पैगंबर जो है वो आ गए। हम ये सारी तफसीलात पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये है कि दोबारा आपको वहाँ लाने के लिए ये जो हमारा मेकिंग ऑफ पाकिस्तान पार्ट 3 है ना, देखिए मेन चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट 1 है। ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं अपनी बात दोबारा वहीं से कंटिन्यू करूँगा आगे, ठीक है, क्योंकि इस तक भी पहुँचना है। ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपको अगर याद हो तो किससे आज़ादी हासिल की भाई, ये तो सबको ही पता है, अंग्रेज़ थे ना हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर हिंदू थे, हिंदुओं के बाद वहाँ मुसलमान आए, जिनको हम पिछली 2 वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। और तीसरे नंबर पे जो है वो ये ईस्ट इंडिया कंपनी चलाने वाले कौन थे? ये इंग्लिश थे, यानी कि ये अंग्रेज़ थे, यानी कि ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, क्रिश्चियंस थे। तो ये इंग्लैंड के रहने वाले जो है वो यहाँ पर आए, तो फिर इन्होंने इंडिया पे कब्ज़ा किया। पहले हिंदुओं का कब्ज़ा था, फिर मुसलमानों ने कब्ज़ा किया, और फिर इन अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया, जिनको इंग्लिश कहते हैं इस मुनासबत से, क्योंकि ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। तो ये यहाँ पर आए। तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1 है, ये हमारा पार्ट 1 ये है हमारा। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ये कंपनी, ये क्या है भाई ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज़ कौन है, कहाँ से आ गए, इन सारी तफसीलात को देखेंगे। लेकिन कोई रिव्यू कर लें पहले। मैं मुख्तसर बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन बस बात चलती चली जा रही है। तो बहरहाल इसी तरह आज भी तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी अल्लाह के आए, और उसके बाद जो है वो नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया। फिर कब आए ये? 571 AD में, 571 AD। ये 571 AD क्या है ये भी मैंने बताया था आपको। अभी क्या चल रहा है? 2023 AD। इसके फुल वर्ड्स होते हैं एन्नो डोमिनी। इसका मतलब क्या होता है? इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड। इसका मतलब क्या है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सेकंड लास्ट पैगंबर हैं अल्लाह ताला के। लास्ट जो हैं कौन हैं? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सेकंड लास्ट जो हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, उसी लम्हे टाइम 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से पहले का वक्त और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद का वक्त।
तो मैं जो अभी आपको लेक्चर दे रहा हूँ 2023 AD में, तो इसका मतलब ये हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में आए हुए 2023वां साल चल रहा है, 2023वां साल चल रहा है। ठीक है, तो 0 AD वो होगा, 0 AD वो साल होगा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए। फिर जब 1 साल के हुए तो 1 AD हो गया, 2 साल के हुए तो 2 AD हो गया, 10 AD हो गया, 20 AD हो गया, 30, 40, 50। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में बड़े होते रहे, बच्चे थे, लड़के हुए, जवान हुए, और फिर आगे चल के एक ऐसा मामला हुआ कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने पास बुला लिया। ठीक है, मुसलमानों के ईमान के मुताबिक वो एक अलग तारीख़ है। ठीक है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा जो है वो क़यामत से पहले तशरीफ़ लाएंगे। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुला लिया, उनका इंतकाल नहीं हुआ था मुसलमानों के अक़ीदे के मुताबिक। बहरहाल सबके अपने अपने अक़ीदे हैं भाई, किसी पे कोई फ़ोर्स नहीं है। आप अपने अक़ीदे को छोड़ें मत और दूसरे के अक़ीदे को छेड़ें मत, ये अपनी ज़िंदगी का उसूल बना लें, आप कोई टेंशन नहीं होगी किसी को भी। बहरहाल तो ये 0 AD, 1 AD, 10 AD, इसी तरह फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने के 571वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, आखिरी पैगम्बर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर भी एक किताब नाजिल हुई थी जिसको बाइबल कहते हैं, और उर्दू में जिसको हम जो है वो क्या कहते हैं, इंजील। ठीक है, उर्दू में इंजील कहते हैं और इंग्लिश में बाइबल कहते हैं। कुरान मजीद जो है वो आखिरी किताब है, चौथी किताब है। तीसरी किताब इंजील या बाइबल है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई, और यहीं से क्रिश्चियनिटी जो है वो शुरू हुई। क्रिश्चियन वर्ड क्रिस्ट से निकला है, और क्रिस्ट जो है किसको कहा जाता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ही क्रिस्ट कहते हैं। तो बहरहाल इसी से क्रिश्चियनिटी दुनिया में चली, और उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने के 571वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। और फिर आप पैदा हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आँख खोली, और उसके बाद बड़े हुए, और उसके बाद तबलीग शुरू की, और धीरे धीरे आपने जो है, आप पहले मुसलमान थे। अब देखें यहाँ पर बात चल रही है, आप पहले मुसलमान थे। फर्स्ट मुस्लिम कौन थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद फिर 571 AD से 600 AD भी हुआ, और फिर 632 AD भी हुआ, 632 AD भी हुआ। ये वो साल है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए, पर्दा फरमा लिए। ठीक हो गया, 632 AD में, 571 AD में आए, 632 AD में। उसके बाद खिलाफत का सिस्टम शुरू हुआ। इसी साल खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आए। कब से कब तक, 632 से 634 AD तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले खलीफा। उसके बाद दूसरे खलीफा आए 634 से 644 AD तक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और यहाँ आगे बढ़ने से पहले, बल्कि इसमें और आगे बढ़ लेते हैं, तो तीसरे खलीफा कौन है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सबसे ज़्यादा उनका टाइम पीरियड था, 656 AD तक आप जो है वो तीसरे खलीफा रहे, 12 साल। और उसके बाद चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो जो है वो 656 से 661 AD तक जो है वो खलीफा रहे, और 5 या 6 महीने तकरीबन जो है वो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो भी खलीफा रहे। लेकिन उसके बाद उन्होंने खिलाफत ख़ुद छोड़ दी मेरी मालूमात के मुताबिक। ठीक है भाई, जो मैंने पढ़ा है, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ करे। मैं हमेशा यही दुआ करता हूँ कि अक्ल कुल कोई भी नहीं है, इल्म कुल कोई भी नहीं है। ठीक है, तो हम सब इंसान हैं, गलतियाँ कोताहियाँ जो पढ़ते हैं समझते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको फ़िल्टर्ड इन्फॉर्मेशन दे दें हमारी मालूमात के मुताबिक, तस्दीक शुदा जितनी है। बहरहाल हकीकत का हाल तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। ठीक है, तो बहरहाल 6 महीने बाद, उसके बाद मुसलमानों में जो है वो मौरूसी खिलाफत शुरू हुई। ठीक है, पहली खिलाफत जो 661 से फिर आगे चली, तो 661 से जो है वो पहली खिलाफत जो थी वो उमवी खिलाफत थी, उम्मयाद कैलिफेट जिसको हम कहते हैं, उम्मयाद कैलिफेट। ये सारी तफसीलात मैं आपको बता चुका हूँ। 661 से 749 तक। ठीक है, और उसके बाद दूसरी खिलाफत चली जिसको हम अब्बासी खिलाफत कहते हैं, और अब्बासी खिलाफत के दौरान ही एक तीसरी खिलाफत भी आई जिसको हम फ़ातिमी खिलाफत कहते हैं। यानी कि
दुनिया इस्लाम के अंदर एक ही वक्त में 2-2 खलीफा भी रहे भाई, 3-3 खलीफा भी रहे, बहरहाल 2 खिलाफतें भी चली। तो अब्बासी खिलाफत के दौरान ही फ़ातिमी खिलाफत जो है ये भी चली। थोड़े टाइम पीरियड के लिए फ़ातिमी खिलाफत आई, फिर ख़त्म हो गई। ये 749 से जो अब्बासी खिलाफत चली, ठीक है, वो कब तक चली थी? तकरीबन वो ये 1249 तक, मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है 1249 या 1200, हाँ 1249 ही है, मुझे डेट मैंने यही याद पड़ रही है। और उसके बाद फिर जो है वो 1290 में लगभग जाके, काफ़ी टाइम बाद जाके, चौथी और आखिरी खिलाफत की सीरीज़ जो हमारी तरफ चली थी वो उस्मानी खिलाफत थी, उस्मानी खिलाफत। और वो कब तक चली थी? वो 1923 तक चली थी, 1923 AD तक उस्मानी खिलाफत, ठीक है। उमवी खिलाफत, अब्बासी खिलाफत, फ़ातिमी खिलाफत, उस्मानी खिलाफत, और 1923 में खिलाफत का सिस्टम जो मुसलमानों का था वो ख़त्म हो गया। ये एक अलग तारीख़ है। अब ये सब कुछ आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। अब हम चलते हैं दुनिया में मुसलमान, पहले मुसलमान कौन? 571 AD में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज्योग्राफ़ी के ऊपर अगर आपकी अच्छी ग्रिप नहीं है तो आपके लिए बड़ा ही मुश्किल है इस चीज़ को समझना। अब ज़रा ज्योग्राफ़ी को थोड़ा सा ज्योग्राफिकल टच भी इस हिस्ट्री में देख लें। ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1 के अंदर ज्योग्राफ़ी, क्योंकि ये समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मैंने पहले भी ये बात बताई है कि जब भी आप कोई मैप देखते हैं, नक्शा देखते हैं, तो उस मैप या नक्शे को आप ऐसे पकड़ते हैं, आपके सामने होता है, उसका टॉप पोर्शन जो है, ये अगर मैप है आपके सामने, इसका जो बिल्कुल ये टॉप पोर्शन है ये नॉर्थ होता है। हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें, जब आप नक्शा पकड़ेंगे उसका टॉप पोर्शन जो है वो नॉर्थ है, और उसके बिल्कुल सामने, बिल्कुल अपोजिट इस तरफ ये साउथ है, और राइट हैंड साइड पे बिल्कुल ईस्ट है, और बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो वेस्ट है। नॉर्थ साउथ, आपने नॉर्थ को पकड़ लिया तो ऑटोमेटिकली इसका पेयर है नॉर्थ और साउथ का, और बिल्कुल इसी तरह ईस्ट और वेस्ट का इनका पेयर है आपस में, ठीक है। ये बात समझ लीजिए। अब ज़रा ज़मीन को देख लेते हैं। हमारे पास ये 5 बर्रे आज़म जो हैं, हम पहले मुसलमान की बात कर रहे हैं। 571 AD में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लेके आए। कहाँ लेके आए? मक्के में। मक्का कहाँ है भाई? मक्का एक शहर का नाम है। और कहाँ पर है ये? पेनिनसुला में, अरबियन पेनिनसुला इसको कहा जाता है। लेकिन हम पहले पूरी दुनिया को देख लेते हैं। पूरा ये वर्ल्ड मैंने बना दिया। हमने नाम देखे हैं यहाँ पर। हमारे पास जो है वो एशिया, यूरोप, ये रहा एशिया, ये रहा इसके साथ यूरोप, और ये रहा इसके साथ अफ्रीका, ये रहा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ। आपको याद है अभी मैंने मैप का आपको बताया है, तो ये जो हमारा अर्थ का मैप है इसका टॉप क्या होगा? नॉर्थ, ये रहा एग्जैक्टली। इसका बिल्कुल सामने ये साउथ हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पर ईस्ट हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पर वेस्ट हो जाएगा। ये दोनों अमेरिका हैं, ठीक है। ये नॉर्थ की तरफ है इसलिए ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ की तरफ है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास? ये साउथ अमेरिका है। और ये जो 3 हैं, ये एशिया है, और ये यूरोप है, और ये अफ्रीका है। ये बीच में मौजूद हैं हमारी अर्थ के। और यहाँ पर ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया है। ये क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया इस साइड पे, साइड में लोकेट करें उस जगह को। अभी हम जानते हैं सऊदिया अरबिया, सऊदिया अरबिया, ये इसका नया नाम है इस जगह का। आपसे पूछें मक्का सिटी कहाँ है, बोलेंगे सऊदी अरब में है, क्योंकि वहीं पर जो है वो बैतुल्ला है, किबला है, दोम है हमारा, खाना काबा है हमारा। कहाँ? सऊदी अरब में क्या है? मक्का। ये सऊदी अरब जो है पहले इसका नाम था हिजाज। सऊदी अरब जो है पहले इसका नाम क्या था? हिजाज, ठीक है। और ये कहाँ था? अब देखिए, इसको लोकेट करना आपको ज़रूरी है। ये कहाँ था? क्या नॉर्थ अमेरिका में? नहीं। क्या साउथ अमेरिका में? नहीं। क्या ऑस्ट्रेलिया में? क्या यूरोप में? अफ्रीका में? नहीं। एशिया में।
एशिया में ये था, किस जगह पर था एशिया में? इस एशिया को ज़रा समझिए, ये एशिया के बिल्कुल इस जगह पर पड़ रहा है, ये रहा, ये जो है कोने पे, ये आ गया हमारे पास क्या, हिजाज़, जिसको मौजूदा हम सऊदी अरब जो है वो कहते हैं। इस बात को समझना ज़रा ज़रूरी है। इसी हिजाज़ के साथ जो है यहाँ पर दूसरा मुल्क जो लगता है वो ईरान लगता है, ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर जो है ये इंडिया लगता है, ये इंडिया लगता है। तो ये इंडिया हो गया, ईरान हो गया, हिजाज़ हो गया। इसके ऊपर देखें हम तो इराक़ आ जाता है, इसके ऊपर देखें हम तो सीरिया, शाम आ जाता है, सीरिया या शाम आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें ना इस जगह पर आके, तो इस तरफ जो है हमें अभी मौजूदा टर्की आ जाता है, टर्की। ये बीच का हिस्सा जो है ये सेंट्रल एशिया लगता है। इसके अंदर हमारे पास और छोटे मुल्क हैं, कौन कौन से? तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान, ये सारे के सारे जो सेंट्रल स्टेट्स ऑफ एशिया की रियासतें कहलाती हैं, जो एशिया के बीच में हैं, ठीक है। बहरहाल इंडिया यहाँ पर है। आप बोलेंगे पाकिस्तान को सर आपने गायब कर दिया, पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान तो उस ज़माने में बना नहीं है ना, ये पुराना मैप बना रहा हूँ, अभी पाकिस्तान तो बनेगा। ये जो टुकड़ा है ना ये पाकिस्तान का है, तो इसको बाद में देखेंगे, ये टुकड़ा पूरा पाकिस्तान का है, लेकिन इसको बाद में देखेंगे, अभी तो हम सिर्फ इसको रख रहे हैं यहाँ से। बहरहाल तो हिजाज़ के अंदर जो है वो मक्का और मदीना, और यहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए 571 AD में, इसकी बात हो गई, 571 AD के अंदर तशरीफ़ लाए और तबलीग शुरू की। बड़े होने के बाद तबलीग शुरू की। एक मुसलमान थे, 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 16 हुए, 32, और ये सिस्टम चलता रहा। मुसलमानों की तादाद जो है वो बढ़ती रही। याद रहे कि तो उस ज़माने में ईरान में क्या था, इंडिया में क्या था, इराक़ में क्या था, सीरिया, टर्की, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका इस जगह पर, वहाँ क्या था, ये क्रिश्चियंस से। क्योंकि याद रखें 571 AD है, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने के 571वें साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया में तबलीग भी की है, प्रीचिंग भी की है, उससे मुसलमान और उससे जो है वो क्रिश्चियंस लोग बने हैं, ठीक है। यानी कि क्रिस्ट को फॉलो किया तो क्रिश्चियंस कहलाए, ईसा को फॉलो किया तो ईसाई कहलाए, ठीक है। और धीरे धीरे जो है वो ईसाइयत दुनिया में चलती रही और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो ईसाई होने लगे। तो इस वक्त मुसलमान तो एक ही थे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईसाई जो है वो कहाँ थे, क्रिश्चियंस कहाँ थे, दुनिया में बिखरे हुए थे। तो जिस ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लेके आए, उस वक्त दुनिया में मज़हब कौन सा था, ईसाइयत, ठीक है, और हिंदुइज़म। हिंदू का मतलब हिंद का रहने वाला, हम इसको ये नहीं कहेंगे, बुत परस्त कहेंगे, बुत परस्त यानी कि बुतों की पूजा करने वाले। तो ये जगह जगह मौजूद थे बुतों की पूजा करने वाले। ईरान हो गया, ईरान के अंदर आग की पूजा की जाती थी, इंडिया में बुतों की पूजा की जाती थी, यहाँ पर क्रिश्चियंस थे, यहाँ पर क्रिश्चियंस थे, यहाँ पर क्रिश्चियंस थे, यहाँ यूरोप में क्रिश्चियंस थे, अफ्रीका में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग थे, यहाँ पर क्रिश्चियंस भी आबाद थे और अजीब व गरीब देवी देवताओं को मानने वाले लोग भी यहाँ पर आबाद थे, ठीक है। चांद सितारों को भी मानने वाले लोग यहाँ पर आबाद थे। अफ्रीका के अंदर ही जो है वो इस साइड पर इजिप्ट आ जाता है, मिस्र आ जाता है, ठीक है। तो उससे पहले आप देखें तो उस दौर में क्या था, उससे पहले चलें तो BC टाइम पीरियड में, BC टाइम पीरियड कौन सा है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले का वक्त। कब तक ये वक्त चलेगा, पहले इंसान, पहला पेड़ जब ज़मीन पर आया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा के ज़मीन पर आने तक का जो जितना टाइम है सब BC टाइम कहलाता है। बहरहाल तो इसके अंदर ये सारी की सारी डिटेल जो है वो मैं पहले बता चुका हूँ, फिर दोबारा इसको रिव्यू कर रहा हूँ ताकि ताज़ा हो जाए, ये ज़रूरी है आपके लिए जानना। हिजाज़ से फिर जब मुसलमान बढ़ना शुरू हुए तो अब देखें मुसलमान बढ़ रहे हैं हिजाज़ में, मक्के में, मदीने में मुसलमान बढ़ रहे हैं
और उसके बाद लेफ़्ट राइट कौन है यहाँ पर मौजूद, यहाँ पर आग की पूजा करने वाले ईरान हैं और यहाँ पर क्रिश्चियंस मौजूद हैं। ये दो उस वक्त की सुपर पावर्स कहलाती थी। एक को हम पर्शियन एम्पायर कहते थे, पर्शियन एम्पायर, और दूसरे को हम कहते थे रोमन एम्पायर। ये रोमन एम्पायर जो है वो क्रिश्चियंस थे और ये पर्शियन एम्पायर जो है ये ज़रतिश्त थे, यानी कि आग की पूजा करने वाले थे। उस वक्त की दो सुपर पावर्स थी, जैसे आज की दो सुपर पावर है ना, एक अमेरिका है, दूसरा रशिया है, ठीक है। बहरहाल तो मुसलमानों ने फिर जो है वो जंगें की, ठीक है, ईरान पर्शियन एम्पायर के साथ भी और रोमन एम्पायर के साथ भी। और इस तरह मुसलमान दो एरियाज़ में चलना शुरू हुए। एक तो यहाँ जाना शुरू हुए, ईरान इराक़ इस साइड पे, और दूसरा यहाँ जाना शुरू हुआ, यानी कि मशरिक़ की तरफ भी गए और नॉर्थ की तरफ भी गए। ये ईस्ट है आपका। इस तरह से जंगें हुई, बेतहाशा जंगें हुई। कौन कौन सी जंगें हुई? ये जंगें चलती रहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 632 में 632 में पर्दा फरमाया तो आपकी ज़िंदगी में ही ये जंगों का सिस्टम शुरू हो चुका था। इनके साथ, पर्शियंस के साथ भी और रोमन्स के साथ भी जंगें शुरू हो चुकी थी, ठीक है, झड़पें शुरू हो चुकी थी बाकायदा। फिर पहले खलीफा आए 632 से 634 तक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। उसमें जो है वो और आगे सिस्टम बढ़ा, उसके बाद और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा। हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में तो तबाही कर दी मुसलमानों ने, जो है ना, ये पूरा का पूरा पर्शियन एम्पायर ही उड़ा के रख दिया। पर्शियन एम्पायर पूरी की पूरी सुपर पावर ही मुसलमानों ने उड़ा दी। पूरे ईरान पे कब्ज़ा कर लिया। जो अभी ईरान आपको नज़र आता है छोटा सा, उस वक्त ईरान इतना छोटा नहीं था, पूरा बहुत बड़ा ईरान था, बहुत बड़ा है। पूरा टुकड़ा इन्होंने ईरानियों के पास था और ये ऊपर वाला पूरा टुकड़ा जो है वो रोमियों के पास था। तो रोमन्स और पर्शियंस, यहाँ पर मुसलमानों ने इनको उड़ा के रख दिया था। अब ये सारा टाइम पीरियड कब से कब तक हुआ? 571 से देखें 600, 700, 800, टाइम आगे बढ़ रहा है ना। 600 AD, 700 AD, 800 AD, 900 AD, 1000 AD, 1100 AD, 1200 AD। ये जो 700 AD है ये बड़ा अहम है, और इसमें से 712 AD ये बड़ा अहम है। किस लिए अहम है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंडिया, जहाँ पर बुतों की पूजा करने वाले मौजूद हैं, हिंदू मौजूद हैं, इंडिया बहुत बड़ा है, अभी भी बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया, ये इंडिया जो है ईरान के साथ, यहाँ पर ये जो इंडिया है, तो यहाँ पर जो है वो मुसलमान कब आए, ये सवाल है। 712 में कौन आया? मोहम्मद बिन कासिम। कहाँ से आए? समंदर के रास्ते से आए। याद रहे कि पाकिस्तान उस वक्त बना नहीं था, तो ये पाकिस्तान के जो इलाके हैं ना, ये सब हिंद के इलाके थे। सिंध है, बलूचिस्तान है, KPK है, पंजाब है, ये सब इंडिया के हिस्से थे। तो इंडिया पर पहला अटैक किया मुसलमानों ने 712 में। मोहम्मद बिन कासिम आए 712 में। कहाँ आए? कराची। कराची से, कराची किसका शहर है? सिंध का शहर है भाई। और सिंध जो है वो किसका हिस्सा था? पहले इंडिया का हिस्सा था। तो यहाँ पर जब आए तो इंडिया में हमला जो अटैक किया, तो किस साइड से किया? पाकिस्तान की साइड से किया, सिंध की साइड से किया, सिंध में कराची की साइड से किया। और कराची में आपको पता है समंदर लगता है कौन सा, जिसको हम अरबियन सी कहते हैं, बहरा अरब। यहाँ से जहाज़ों के ज़रिए जो है वो मुसलमान आए चलते हुए यहाँ पर, सॉरी चलते हुए नहीं, मतलब जहाज़ पे तैरते हुए यहाँ पे पहुँचे। और उसके बाद फिर कराची पे हमला हुआ। सिंध में किसकी हुकूमत थी? राजा दाहिर की हुकूमत थी। उसको शिकस्त दी मोहम्मद बिन कासिम ने। और उसके बाद मुसलमानों ने, हम ये नॉर्मली एक बात सुनते हैं, इस्लाम जो है वो तलवार के ज़रिए फैला। भाई तलवार के ज़रिए आप किसी का माइंड सेट नहीं बदल सकते। ये बेवकूफ़ों वाली बात है, ये पागलों वाली बात है कि तलवार से फैल गया। नहीं भाई, आप किसी का वक्ती तौर पे किसी को मजबूर तो कर सकते हैं, लेकिन उसका दिल नहीं जीत सकते। दिल आप उसका इखलाक से ही जीत सकते हैं। तो मुसलमानों का इखलाक इतना अच्छा था, इंसाफ इतना अच्छा था कि दूसरे लोग जो हिंदू थे यहाँ पर रहने वाले, वो बड़ी जल्दी मुतासिर हो जाते। उन्होंने ज़िंदगी में कभी ऐसी चीज़ें देखी नहीं थी। उन्होंने बोला ऐसा भी होता है क्या? हम तो सोच भी नहीं सकते। अमीर आदमी के साथ तो हम बैठ के खा भी नहीं सकते।
अमीर आदमी के अगर हमने किसी चीज़ लिबास को किसी को हाथ लगा दिया गरीब आदमी ने, तो वो लिबास ही जल जाएगा, दूसरा उसके हाथ भी कट जाएंगे। हिस्ट्री बताती है। तो गरीबों का ये हाल था। उनके जब मुसलमान आए उन्होंने बोला भाई कोई अमीर गरीब नहीं, अल्लाह ताला के नज़दीक सब बराबर हैं, ठीक है। तकवा की बुनियाद के ऊपर जो है वो कमी ज़्यादती होती है किसी इंसान की, बाकी सब इंसान बराबर हैं। यहाँ उन्होंने देखा बादशाह है वो ज़मीन पर बैठ के खाना खा रहा है, ये हैरान है, बोले यार ये कौन से लोग हैं भाई। तो ये सब चीज़ें हैं जो दी वो इखलाक वाली थी, इंसाफ वाली थी, उससे माइंड बदल गया लोगों का। उन्होंने बोला कि ये तो मज़हब बड़ा अच्छा है, तो वो मुसलमान होने लगे। तलवार से थोड़ी ना कोई मुसलमान होता है सब भाई, किसने कहा आपसे? वक्ती तौर की बात है, आप दिल थोड़ी ना जीत सकते तलवार से किसी का, वक्ती तौर पर आप सख्ती तो कर लेंगे। तो बहरहाल यहाँ पर धीरे धीरे फिर इस्लाम फैलने लगा। सिंध से आगे फिर पंजाब तक मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान तक पहुँचे थे, और उसके बाद पीछे खिलाफत में खलीफा का दौर चल रहा है। 712 में उनको बुलवा लिया गया था, आ जाइए भाई आप। तो वो मुल्तान तक उन्होंने फ़तह किया था, मुल्तान से आगे नहीं गए थे। मुल्तान से आगे बाकी सारा इंडिया जो है, अभी इंडिया बहुत बड़ा है, पड़ा हुआ है अभी पूरा का पूरा। पाकिस्तान तो सिर्फ ये टुकड़ा है ना, ये छोटा सा, ये बस, और इसमें ये छोटा सा सिंध ये फ़तह किया था, और ये ऊपर पंजाब था इसके। अगर पाकिस्तान का मैप यहाँ पर बनाऊँ तो ये आप देखें, यहाँ पर ये सिंध, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, तो ये सिंध जो है ये फ़तह कर लिया था 712 में, और उसके बाद पंजाब में कहाँ तक, मुल्तान तक, बस। बाकी पूरा पाकिस्तान पड़ा हुआ था, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। और पाकिस्तान तो इंडिया का छोटा सा हिस्सा है से बना है ना, बाकी पूरा इंडिया अभी पड़ा हुआ है, बाकी है। तो बहरहाल यहाँ तक तो मुसलमान पहुँच गए थे और लोग तेज़ी से इस्लाम कबूल करने लगे थे। 712 का टाइम पीरियड है। उसके बाद मुसलमानों ने आगे एडवांसमेंट नहीं की इंडिया के अंदर, ये बात आप जहन में रखिएगा। फिर आगे चलें, 712 से फिर 800 भी हुआ, फिर 900 भी हुआ, 1000 भी हुआ, 1100 भी हुआ। याद रहे यहाँ पर इधर इराक़ के साथ जो है, ईरान के साथ जो है, एक मुल्क और है जिसको हम अफ़गानिस्तान कहते हैं। अफ़गानिस्तान, ये मैप थोड़ा सा मैं सही नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। ईरान और अफ़गानिस्तान जो हैं वो साथ ऊपर नीचे लगते हैं, असल में ऊपर नीचे लगते हैं। ये ईरान है, ये अफ़गानिस्तान ऊपर वाला, इस तरह से आप समझ लें। ये तो ये अफ़गानिस्तान और ये ईरान। तो ईरान जो है उसके अंदर और अफ़गानिस्तान जो है इसके अंदर। अफ़गानिस्तान से आगे फिर इसके साथ, अफ़गानिस्तान के साथ जो है ये सेंट्रल स्टेट्स ऑफ एशिया की रियासतें लगी हुई हैं, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान, ठीक है ना, ये सब की सब जो है वो लगी हुई हैं, सेंट्रल स्टेट्स ऑफ एशिया की रियासतें। तो बहरहाल 700, 800 हुआ, 900 हुआ, 1000 हुआ, 1100 हुआ, 1206 ये वो टाइम पीरियड है जब हिंदुस्तान में अटैक होते रहे थे, ठीक है। 712 से आगे 1206 तक हिंदुस्तान पर अटैक होते रहे थे। कहाँ से आ रहे थे मुसलमान? अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया, यहीं से आ रहे थे, ठीक है। किस रास्ते से आ रहे थे? हम उसको खैबर पास कहते हैं। तो उस रास्ते से इंडिया की तरफ हमले चल रहे थे, अफ़गानिस्तान से, और पीछे सेंट्रल एशिया से मुसलमान आ रहे थे, अटैक हो रहे थे इंडिया के ऊपर। लेकिन जाते थे अटैक करके, वापस आ जाते थे। तो ये मामला चल रहे थे। 1206 के अंदर जाके जो है वो मुसलमानों ने जब इंडिया पे हमला किया, तो फिर इंडिया को जो है उन्होंने वहाँ पर बाकायदा अपनी हुकूमत कायम की। अब जाके वापस नहीं आए मुसलमान, यहीं पर रह गए। ये तफसीलात पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और किसने हमला किया था? सुल्तान मोहम्मद गौरी ने। सुल्तान मोहम्मद गौरी ने 1206 में पहली सल्तनत की जो बुनियाद जो रखी 1206 के अंदर। अटैक जो है 1206 से पीछे आए तो 1186-87 पड़ता है, उसमें इंडिया को कैप्चर कर लिया था सुल्तान मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। लेकिन ये है कि आगे निकल गए थे इंडिया से, फिर जो है वो वापस आ गए थे। कहाँ पर? दोबारा अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया, यहाँ पर आ गए थे। यहाँ फिर इंडिया में कौन रहा? उनके जनरल्स। जो भी जनरल्स होते थे किसी भी जगह को, जब वो किसी भी जगह पे कब्ज़ा करते थे, उस इलाके को फ़तह करते, तो ऑब्वियस सी बात है, तो फ़तह करने के बाद खाली थोड़ी ना छोड़ दिया जाता था भाई, पीछे किसी को तो तैनात करेंगे। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, सिंध का इलाका पहले फ़तह हुआ है, उसके बाद पंजाब का इलाका फ़तह हुआ है, KPK हुआ है।
तो ये जो पहले यहाँ पर ये मुसलमानों ने सिंध को फतह किया है, तो सिंध में किसी को खड़ा तो करके गए होंगे ना कि भाई अब तुमने हिफाजत करनी है इस जगह की। फिर वो पंजाब की तरफ जाएंगे, पंजाब को फतह करेंगे तो वहाँ भी किसी को खड़ा करेंगे। तो यहाँ पर 1206 से पहले 1187-88 में ये कोई टाइम पीरियड था जब इंडिया फतह कर लिया था सुल्तान मोहम्मद गौरी ने। तो अपने एक जनरल को यहाँ पर उन्होंने रखा था, ठीक है, और उनका जो जनरल था जो उनके साथ था, ठीक है, जिसने ये इंडिया को फ़तह करवाने में साथ था, वो सुल्तान मोहम्मद गौरी के। और सुल्तान मोहम्मद गौरी फ़तह करने के बाद आगे बढ़ गए थे, वो पीछे इंडिया का इंतज़ाम जो है अपने हाथ में, उसके हाथ में था। 1206 में सुल्तान मोहम्मद गौरी का इंतकाल हो गया, ठीक है, उनका बेटा कोई नहीं था। तो ये जो जनरल्स थे पीछे, ये कौन थे बेसिकली? ये उनके ग़ुलाम थे। पहले ग़ुलामों का सिस्टम होता था, आपको पता है, स्लेव्स का। तो औलाद कोई नहीं थी सुल्तान मोहम्मद गौरी की। तो ये बच्चे ग़ुलाम जो है वो, लड़के ग़ुलाम जो है वो ख़रीद लिए जाते थे खिदमत के लिए। तो ऐसे ही ग़ुलाम थे जो सुल्तान मोहम्मद गौरी के पास भी थे, और उन्होंने उनकी तरबियत की, उनको तैयार किया, और बाद में जो है उनको बड़े बड़े रुतबे दे के अपनी फ़ौज में उनको जनरल्स के ओहदे भी दिए। तो ऐसे ही, लेकिन वो बेसिकली थे तो ग़ुलाम ना। तो यहाँ पर जो आया था, यहाँ पर अब वो मुझे नाम जो है ना वो याद नहीं आ रहा। पहला जो है वो 1206 के अंदर मैंने लिखा था, सारा मेरे जहन से निकल गया। मेरे पास बहरहाल नोट्स हैं, मैं इसमें से देख के आपको सारी चीज़ें भी लिखवाऊँगा साथ साथ। अब ये बोल रहे होंगे बच्चे, तो वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का तो सर अभी तक बात ही कोई नहीं हुई, अभी तो आप 1206 पर पहुँचे। भाई ये ज़रूरी है ना, क्या करें, अभी काफ़ी टाइम बाद दोबारा शुरू किया है मामला। स्लेव डायनेस्टी बहरहाल यहाँ से शुरू हुई। अब पिछली वीडियोस में तफसील मैंने बता दी हैं। स्लेव डायनेस्टी जो है वो यहाँ से 1206 से शुरू हुई। इसको अरबी में ममलूक भी कहा जाता है। ममलूक मतलब ग़ुलाम, स्लेव का मतलब भी ग़ुलाम होता है, ठीक है भाई। तो ये पहली सल्तनत जो है वो मुसलमानों की बाकायदा हुकूमत जो है वो इंडिया में कायम हुई थी। अब ज़रा ये एशिया का मैप मैंने बनाया था, और यहाँ पर मैंने एशिया में, यहाँ पर मैंने हिजाज़ को रखा था, उसके बाद ये ईरान को रखा था, इसके साथ यहाँ पर अफ़गानिस्तान था, ये इंडिया था, ठीक है। तो इंडिया जो है बहुत बड़ा था। अब इसी इंडिया को यहाँ पर मैं बड़ा करके बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। याद है पिछले मैप में आपको ड्राइंग्स भी करनी पड़ेगी साथ साथ। पिछले मैप के अंदर इसी के साथ, इस एशिया के साथ ही यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या था, अफ्रीका भी था, ये अफ्रीका था, और ये जो है वो यूरोप था। ये अपने जहन में रखिएगा आप बात, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे अंग्रेज़ों की, तो वो यूरोप से आए थे इंडिया यहाँ पे। यहाँ से मैं रास्ता नहीं बना रहा इनका, मैं इनका रास्ता यहाँ से बना रहा हूँ। ये समंदर है पूरा का पूरा, ये मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी है, और ये वाला जो है वो रेड सी है, ये बीच में जो आ रहा है। ये सारी तफसीलात बताऊँगा। और ये जो है वो अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन ये वाला, ये यहाँ से जो चल के आ रहे हैं। मैं बनाऊँगा इसका, तफसील से बात करेंगे इसके ऊपर। अभी तो ज़रा मैं वो साथ साथ जोड़ दूँ इसको। ये रहा हमारे पास, ये मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, ये अपने नोट्स में रख लें आप। स्लेव डायनेस्टी इंडिया में जो चली, बहुत काम आएगा ये आपके एंट्री टेस्ट की तैयारी में, CSS में, गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए। 1206 से 1290 तक ये स्लेव डायनेस्टी जो है वो इसने हुकूमत की। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी जो है वो, खिलजी डायनेस्टी, इसकी हुकूमत आई। खिलजी डायनेस्टी, ऑब्वियस ही बात है 1290 तक स्लेव डायनेस्टी रही, तो 1290 से ही खिलजी डायनेस्टी शुरू होगी। 1290 से ये कहाँ तक चली? ये 1320 तक चली थी, 1320 AD तक चली थी। फिर खिलजी डायनेस्टी को जो ख़त्म किया वो किसने किया था? तुगलक डायनेस्टी ने। तुगलक डायनेस्टी ने 1320, और उसके बाद जो है वो
1413 तक तुगलक डायनेस्टी रही थी। तुगलक डायनेस्टी के बाद जो है वो सैयद डायनेस्टी जो है वो रही थी। सैयद डायनेस्टी ये 1413 से 1451 तक, ठीक है भाई। और उसके बाद लोधी डायनेस्टी जो है वो रही थी। लोधी डायनेस्टी 1451 से लेके 1526 तक। और आखिरी डायनेस्टी मुसलमानों की कौन सी? मुग़ल डायनेस्टी। मुग़ल डायनेस्टी ये 1526 से लेके 1857 तक। ये सारी पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये मुग़ल डायनेस्टी जो है वो यहाँ पर ये है मेन मुग़ल डायनेस्टी। इसके जो किंग वगैरह आए हैं गए हैं उनकी डिटेल भी मैं यहाँ पर आपको लिख दूँगा। और उसके बाद 1857 के बाद मुग़लों से किसने हुकूमत ली? इंग्लैंड ने। किसने? इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने 1857 से लेके 1947 तक। और इंग्लैंड जो है वो इंडिया से गया कब? 1947 में। क्या करके गया वो 2 हिस्से करके गया पाकिस्तान के, इंडिया के। एक हिस्से को उसने जो है वो पाकिस्तान का नाम दिया और दूसरे हिस्से को जो है उसने इंडिया का नाम दिया, ठीक है। तो ये सारी तफसीलात मैंने आपको बता दी। अब जो है इसके अंदर हमारे पास ये भी हो गया। अच्छा, अब ज़रा इस नक्शे को समझना है आपने। ये हमने देखना है कि ये इंग्लैंड जो मुल्क है ये कहाँ पर है दुनिया के नक्शे के अंदर। इंग्लैंड जो है वो यूरोप के अंदर है। इंग्लैंड जो है वो यूरोप के अंदर है। तो क्या यूरोप के अंदर सिर्फ इंग्लैंड है? नहीं भाई। यूरोप का अगर आप नक्शा बना के देखें ना तो ये मैंने एशिया बनाया है और ये यूरोप बनाया है और ये मैंने अफ्रीका बनाया है। अब मैं इसको ज़रा मिटा रहा हूँ। आप ज़रा इंग्लैंड को देखेंगे। इंग्लैंड जो है वो इंडिया में आया भी तो होगा। अंग्रेज़ जो है वो इंडिया में आया भी तो होगा। तो कब आया? इंग्लैंड ने अपनी हुकूमत कायम की है 1857 से 1947 तक इंडिया में। तो इंडिया में वो आया कब? वो आना शुरू हुआ इंग्लैंड जो यूरोप से आया वो आया था 1600 AD में। और 1600 से जो है वो 1700 हुआ, 1800 हुआ और 1857 हुआ। तो 1600 में किसकी हुकूमत थी भाई? यहाँ पर आप देख लीजिए, ये रहा, मुग़लों की हुकूमत चल रही थी। मुग़लों की हुकूमत 1526 में मुग़ल हुकूमत शुरू हुई थी ना। पहले मुग़ल बादशाह जो है वो ज़हीरुद्दीन बाबर थे, ठीक है। तो जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान आया तो उस वक्त किसकी हुकूमत थी हिंदुस्तान में? मुग़लों की हुकूमत थी। और धीरे धीरे अंग्रेज़ जो है वो हिंदुस्तान में आना शुरू हुआ और अपना असर दिखाना उसने शुरू किया। 1600 से जब 1700 हुआ तो अब किसकी हुकूमत थी इंडिया पे? अब भी मुग़लों की ही हुकूमत थी, ठीक है। और उसके बाद जब 1800 हुआ तो अब भी इंडिया पर किसकी हुकूमत थी? मुग़लों की हुकूमत थी। लेकिन अब जो पावर मुग़लों की इंडिया में 1600 में थी ना, वो बतदरीज धीरे धीरे ग्रेजुअली कम हो रही थी। 1600 से जब 1700 आ रहा था, मुग़ल कमज़ोर हो रहे थे। बहुत सारे इलाके उनके हाथ से निकल रहे थे। उन पर कौन कब्ज़ा कर रहा था? कौन आया है इंग्लैंड से? अंग्रेज़ आए हैं भाई। इंग्लैंड 1600 में आना शुरू हुआ है ना, तो धीरे धीरे इसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। तो 1600 से 1700 हुआ, 1800 हुआ और 1857 हुआ। कंप्लीट वाइप आउट कर दिया अंग्रेज़ों ने यहाँ पर मुसलमानों का। मुकम्मल हुकूमत मुसलमानों से छीन ली, ठीक है। क्या सिर्फ जो है वो, अब अगला सवाल, क्या सिर्फ अंग्रेज़ जो है वो उसने हुकूमत अपनी कायम की थी? नहीं, सिर्फ अंग्रेज़ नहीं था, याद रहे आपको, सिख भी थे। ये जो टाइम पीरियड है ना 1600 से 1857 तक, ये 1600 से 1857 तक किसकी हुकूमत थी? मुग़लों की हुकूमत थी। तो 1600 में पूरे इंडिया पर मुग़लों की हुकूमत थी। तो धीरे धीरे मुग़लों से जो हुकूमत छिन रही थी, इंडिया जो है वो
मुग़लों के हाथ से निकल रहा था तो किन के हाथों में जा रहा था पता है आपको? अंग्रेज़ों के सिर्फ हाथ में नहीं जा रहा था, नहीं, अंग्रेज़ों के सिर्फ हाथ में नहीं जा रहा था, बल्कि सिखों के भी हाथ में जा रहा था। नोट कर लीजिए, मराठा, ये एक और कौम है मराठा, इनके भी हाथ में जा रहा था। इंडिया बहुत बड़ा था भाई। जब अंग्रेज़ गया हिंदुस्तान से 1947 में तो 17 सूबे थे, 17 इंडिया के, 17 रियासत, बड़े बड़े, उनको बाद में और उनको तोड़ा गया, बहुत बड़ा था इंडिया। तो इंडिया का नक्शा भी बना के आपको मैं दिखाऊंगा। तो सिखों ने भी अपना हिस्सा वसूल किया, काफ़ी इलाके सिखों ने काबू कर लिए, काफ़ी इलाके मराठा जो है उन्होंने काबू कर लिए, काफ़ी इलाके जो हैं वो जट्स जो हैं इन्होंने काबू कर लिए, और काफ़ी इलाके मुसलमानों ने भी अपने काबू में रखे। मुस्लिम्स ने भी अपने काबू में रखे। बाकी जो है, और ये सब पांचवा हिस्सा कौन है? मुग़ल। अब आप कहेंगे सर मुग़ल भी तो मुसलमान ही है, ये बात सही है। ये वो मुसलमान थे जिन्होंने मुग़लों के साथ गद्दारी की थी, और जो जिस इलाके का, मिसाल के तौर पर मुग़ल है, मुग़ल कोई बादशाह है, ज़हीरुद्दीन बाबर है या औरंगज़ेब आलमगीर है, वो पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहा है। हिंदुस्तान का एक दूर का सूबा है, वहाँ का एक गवर्नर है, ठीक है। हर गवर्नर की अपनी फ़ौज होती है, हर सूबे की अपनी फ़ौज होती है, ये सिस्टम होता था पहले। तो वो गवर्नर जो है उसने बोला कि भाई मैं, ये जो सूबा है जिसका मैं गवर्नर हूँ, अब मैं ये सूबा जो है ये इसको मैं एक मुल्क बना रहा हूँ, इसको एक रियासत बना रहा हूँ, और मैं यहाँ का निज़ाम होऊंगा, मैं यहाँ का बादशाह होऊंगा, मैं यहाँ का जो है वो ठेकेदार होऊंगा। अब मेरा मरकज़ में जो बादशाह बैठा हुआ है, जो मुग़ल बादशाह है, उसको, उससे मेरा अभी कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरी हुकूमत है यहाँ पर। जैसे पाकिस्तान है, सिंध, पंजाब, KPK वगैरह, पंजाब के अंदर कोई जो है वो बादशाह, पंजाब का जो वज़ीर आला है, मिसाल दे के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वज़ीर आला है, चीफ़ मिनिस्टर है, वो सूबे का मालिक होता है, तो उसके हाथ में तो पुलिस होती है सिर्फ। अगर वज़ीर आला के हाथ में फ़ौज भी हो और सूबे के अंदर ही सारी की सारी फ़ौज हो, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? तो वो फ़ौज को अपने काबू में करके ये बोल देगा कि भाई ये फ़ौज मेरे इख्तियार में है, तो ये पंजाब जो है मैं इसको पाकिस्तान से काट रहा हूँ, अल्लाह ना करे, और मैं जो है अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ। तो यही सिस्टम जो है वो उस वक्त चल रहा था इंडिया के अंदर, जो मुग़ल थे, ठीक है। तो उनसे, उनके जो सूबे थे, जो इलाके थे बहुत सारे, जो जिन पर उनका कब्ज़ा था और जहाँ पर मुग़लों ने अपने गवर्नर्स जो है वो लगा रखे थे, उन गवर्नर्स से या तो सिखों ने, उन गवर्नर्स से सिखों ने उनके इलाके छीन लिए, या मराठे हैं उन्होंने उनके इलाके छीन लिए, या जट्स हैं उन्होंने उनके इलाके छीन लिए, या वहाँ के मुसलमान गवर्नरों ने खुद ही आज़ादी का ऐलान कर दिया। बाकी बचे कुछ इलाके किसके पास आए? मुग़लों के पास आए। मुग़ल धीरे धीरे वीक हो रहे थे। 1600 से 1700, 1800, 1857, इन्हीं के दरमियान जो है वो एक पार्टी और कौन आ रही थी, जो इंडिया की नहीं थी, वो बाहर की थी, मुसलमानों के अलावा। मुसलमान भी बाहर के थे, जाहिर सी बात है, इंडिया में तो हिंदू ही थे सारे। तो पहली जो पार्टी आई बाहर से वो मुसलमान आए। दूसरी जो पार्टी आई 1600 में वो इंग्लैंड से अंग्रेज़ आए। लेकिन इंग्लैंड से सिर्फ अंग्रेज़ नहीं आए, धीरे धीरे यहाँ पर अब ये सवाल पैदा होता है, तो इंग्लैंड से जो अंग्रेज़ यहाँ पर आए, जब ये यहाँ पर है, इंग्लैंड कहाँ पर है? यूरोप में। तो यहाँ से, यूरोप से, इंग्लैंड से अंग्रेज़ यहाँ पर अफ्रीका को क्रॉस करते हुए ये इंडिया की तरफ आए। ये ड्राइंग आपको बनानी पड़ेगी। अब यूरोप में क्या सिर्फ इंग्लैंड है? नहीं भाई, सिर्फ इंग्लैंड नहीं है। यहाँ पर अब मैं जिन मुल्कों के नाम आपको लिख रहा हूँ ना मैं बोर्ड पे, वो मुल्क जो है वो यहाँ पर आए। सिर्फ इंग्लैंड नहीं आया था, पुर्तगाल भी आया था, स्विट्ज़रलैंड भी आया था, नेदरलैंड भी आया था, स्पेन भी आया था, और इंग्लैंड भी आया था। समझ आ रही है बात आपको? यानी कि यूरोपियंस, इनको हम कलेक्टिवली अगर कहें तो गलत नहीं होगा। तो यूरोप के अंदर जो है वो हमारे पास कौन कौन से मुल्क हैं? मैंने आपको अभी नाम बताया, इंग्लैंड है, पुर्तगाल है, और नेदरलैंड्स है, और जो है वो फ्रांस है,
और डेनमार्क है और स्विट्ज़रलैंड है। ये जो आपको मैंने सामने नाम लिए, ये सब लोग इंडिया आए हैं, यहाँ से चलते हुए इंडिया आए हैं। ये सारा समंदर का रास्ता है, ये जो हिस्सा है ये इंडियन ओशन कहलाता है, ठीक है। और इंडियन ओशन का ही एक हिस्सा जो है छोटा सा, उसको हम अरबियन सी कहते हैं। ओशन बड़ा होता है, सी छोटा होता है। तो ये यहाँ पर क्या है, ये अरबियन इंडियन ओशन है, बहुत बड़ा है। एक ओशन के अंदर बहुत सारे सी होते हैं, तो इसी इंडियन ओशन के अंदर जो है वो यहाँ पर अरबियन सी भी आता था। इसी इंडियन ओशन के अंदर यहाँ पर साइड में इन दोनों बर्रे आज़मों के दरमियान, एशिया और अफ्रीका के दरमियान, ये बीच में रेड सी भी आता था। और ठीक है, और इस साइड पर दूसरा ओशन था जिसको हम अटलांटिक ओशन कहते हैं, ठीक है। और इस साइड पे यानी कि एशिया के बराबर में ये जो टुकड़ा था, यहाँ पर पैसिफिक ओशन है। 4 ओशन है टोटल। और यहाँ पर जो है टॉप पर मैप बनाया था ना मैंने, ये यूरोप है, ये एशिया है, अफ्रीका। इस जगह पर जो टॉप है, यहाँ जहाँ पर हमने देखा था एंटार्क्टिका को, बिल्कुल नॉर्थ पे, ठीक है, ये इस साइड पे जो नॉर्थ है, यहाँ पर भी एक समंदर मौजूद है जिसको हम आर्कटिक ओशन कहते हैं। तो ये 4 ओशन हैं और उस आर्कटिक ओशन के अंदर मज़ीद सी मौजूद हैं। बहरहाल, तो ये इंग्लैंड से ये सारे के सारे, ये यूरोप से जो है वो ये सारे के सारे यहाँ पर इंडिया जो है वो आ रहे थे। कब से आना शुरू हुए थे ये? क्या पहले इंग्लैंड आया था, या पहले जो है वो पुर्तगाल आया था, या पहले नेदरलैंड आया था, या पहले स्पेन आया था, या पहले जो है वो डेनमार्क आया था, या पहले फ्रांस आया था? तो ये तफसीलात मैं अभी आपको सारी बताता हूँ। ईस्ट इंडिया पार्ट 1 है ये सारा का सारा, अभी इसमें और तफसील बताता हूँ आपको। बहरहाल, तो ये लोग धीरे धीरे यहाँ पर आते रहे। अब ये जो अंग्रेज़ था, इंग्लिश थे, ये जब यहाँ पर इंडिया में पहुँचे थे ना यहाँ पर, तो इन्होंने जब देखा, इन्होंने भी यहाँ पर रहना शुरू किया और कारोबार अपना करना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों ने मुग़लों से इजाज़त ले ली थी, ठीक है, कि हम यहाँ पर कारोबार करना चाहते हैं, हम बहुत दूर से आए हैं, तो आप हमें कारोबार करने दें और फैक्ट्री यहाँ पर हमें अपनी बनाने दें। इसके बदले में हम आपका ख्याल रखेंगे, आपको तोहफ़े वोफ़े देंगे और टैक्स देंगे, और वो मुनाफे का एक हिस्सा आपको भी देंगे। मुग़ल बादशाह ने बोला ठीक है, मुनाफे का एक हिस्सा हमें भी दे देना, आप यहाँ कारोबार करें। तो ये जितने लोग जो आए थे ना यूरोप से, इंग्लैंड से आए, फ्रांस से आए, ये 5-6 नाम मैं बार बार ले रहा हूँ, इनको मैं लिखने की जगह नहीं है मेरे पास अभी, ठीक है ना, तो ये आप अपने पास नोट कर लें। तो ये जो आ रहे थे सब के सब, ये किस लिए आ रहे थे? इंडिया के अंदर ये कारोबार करने आ रहे थे, ठीक है। और ये कौन लोग थे, किस कारोबार से इनका ताल्लुक़ था? सबकी अपनी अपनी कंपनीज थी। जो इंग्लैंड की कंपनी थी उसका नाम था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी तरह जो नेदरलैंड की कंपनी थी उसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी तरह जो है वो डेनमार्क की कंपनी थी, उसका नाम था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ही नहीं थी, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 5, 6, 7, 8 थी। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको हम बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कौन सी थी? ये थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, यानी कि इंग्लिश वर्ड निकला है इंग्लैंड से, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड की थी। इसी तरह एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फ्रांस की भी थी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पुर्तगाल की भी थी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो स्वीडन की भी थी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो डेनमार्क की भी थी, इटली की भी थी। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनीज़ यहाँ से यूरोप से आ रही थी और यहाँ पर इंडिया में तिजारत कर रही थी, ट्रेड कर रही थी, ख़ुद भी मुनाफा ले रही थी और साथ साथ मुग़ल बादशाह को भी मुनाफा दे रही थी। अब जब धीरे धीरे 1600 से 1700, 1800 ये टाइम शुरू हुआ, तो 1600 से सिर्फ अंग्रेज़ आना शुरू नहीं हुए थे, बल्कि फ़्रेंच भी आ रहे थे, डच भी आ रहे थे, ठीक है, डेनिश लोग भी आ रहे थे, ये सब लोग आ रहे थे। 1600, 1700 जब ये आते गए, इन्होंने धीरे धीरे नोट किया, बोला ये जो मुग़ल हैं ये कमज़ोर हो रहे हैं धीरे धीरे 1600 से 1700, 1800। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी इलाकों पे कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। अब देखें, इंडिया के अंदर मैदान जंग बन गया। सिख जो हैं उन्होंने नोट किया मुग़ल कमज़ोर हो रहे हैं, उन्होंने इलाकों पे कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। मराठा
जो कौम है उसने इलाकों पे कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। जट जो है उन्होंने कब्ज़े करने शुरू कर दिए। जो मुसलमान हैं उन्होंने बगावत करके अपने अपने इलाकों पे जो है वो ऐलान कर दिया कि भाई हम यहाँ के बादशाह हैं, मुग़ल बादशाह से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये जो फॉरेनर्स आ रहे थे सारे के सारे यूरोप से, इन्होंने भी बहुत सारे इलाकों पे कब्ज़े शुरू कर दिए, ठीक है, क्योंकि ये एक दो बंदे नहीं आ रहे थे, पूरी पूरी कंपनीज थी, इनके पास पैसा था। ये एक बड़ी तवील दास्तान है। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको हम कहते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1, ये जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, तो ये एकदम नहीं आए, बल्कि ये धीरे धीरे आए। और उसके बाद फिर क्या हुआ, दो काम हुए यहाँ पर। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों की जंगें हुई। किसके साथ जंगें हुई? एक तो आप समझ जाइए अपने ही यूरोपियंस के साथ, फ्रेंच जो लोग हैं उनसे इनकी जंगें हुई। पुर्तगाल जो है उसके साथ, यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो जंगें हुई इंडिया में, वो किसके साथ हुई? पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के साथ भी हुई, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के साथ भी हुई, स्पेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो है उनके साथ भी हुई, ठीक है। तो और दूसरी तरफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किसके साथ लड़ रही थी? वो लड़ रही थी सिखों के साथ भी, मराठा के साथ भी, जटों के साथ भी, और मुसलमानों के साथ भी, ठीक है, और मुग़लों के साथ भी। आप हैरत अंगेज़ बात देखें, यानी कि 5, 6, 8 मुहाज़ों पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फ़ाइट कर रही थी। कहाँ पर? इसी इंडिया के अंदर। तो सिखों ने जो मुग़लों के इलाके कब्ज़े किए, सिखों से वो इलाके इन्होंने आज़ाद करके अपने कब्ज़े में किए। मराठा जो कौम थी उन्होंने जो इलाके कब्ज़े किए, अंग्रेज़ों ने उनसे वो इलाके छीन लिए। और जटों ने जो इलाके कब्ज़े किए मुग़लों के, अंग्रेज़ों ने उनसे भी वो इलाके छीन लिए। मुसलमानों ने जो बगावतें करके अपने अपने इलाके अपने नाम किए, इंग्लैंड के जो लोग थे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने इनसे भी, मुसलमानों से भी। और फाइनली 1857 में मुग़ल डायनेस्टी को 1857 में कम्प्लीटली वाइप आउट कर दिया। किसने? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट 1 था। अभी इसमें बहुत डिटेल है, अभी बहुत मुझे मैप वगैरह बनाने पड़ेंगे इसके अंदर, मज़ीद डिटेल्स जो हैं इसके फिर मैं आपको जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी के पार्ट 2 में बताऊंगा। अभी तो मुझसे मज़ीद बोला भी नहीं जा रहा, काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाई है तो सही तरह से आवाज़ अब निकल नहीं रही, थक गया। बहरहाल बहुत मटेरियल है आपके लिए, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, और आई होप कि आप इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।